सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आपकी नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जीके की बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं मैं। आज हमारी ये 11वीं सीरीज है जिसमें हम 25 क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कम से कम 10 से ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो 50 बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक बिंदु के बारे में बहुत सारे प्रश्न लिखेंगे। तो 25 क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ पर हम कम से कम 100 से 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड पर दिख रहे हैं आपको 25 क्वेश्चन। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जैसा कि हम रोज करते हैं। यहाँ से लिखा है पहला क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर है 25वां क्वेश्चन, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं 25वें क्वेश्चन से। आइए इस प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। देखिए 25वें में दिया गया है, ये लिस्ट आप बना लेना। बिहू कहाँ से संबंधित है? बिहू है असम से संबंधित। पोंगल कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है तथा संकीर्तन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये एक लिस्ट बना लेना। ये प्रश्न पूछे जाते रहते हैं छोटे छोटे। कोई त्योहार है तो कोई नृत्य है कहीं का। ये उम्मीद है आप इस तरीके की लिस्ट जानते भी होंगे, कुछ इसमें से याद होगा। आगे बात करते हैं। मलेरिया एक रोग होता है। मलेरिया रोग शरीर के किस्म को प्रभावित करता है। मलेरिया शरीर में तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली को कहते हैं अंग्रेजी में स्प्लीन। तो ये स्प्लीन को प्रभावित करता है तथा आरबीसी को प्रभावित करता है मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया किससे होता है? याद रखना है आपको। मलेरिया होता है परजीवी से होता है। उस परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ये परजीवी का नाम है। परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। और इसका पता किसने लगाया था कि ये प्लाज्मोडियम से होता है? ये इसका पता लगाया था रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने इसका पता लगाया था। ये परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम है। रोनाल्ड रॉस ने इसका पता लगाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से आगे। और मलेरिया को फैलाने वाली किस चीज के माध्यम से मलेरिया फैलता है, या कौन प्राणी ऐसा है जो मलेरिया को फैलाता है? यदि आपको मालूम है तो इसका उत्तर मुझे लिखकर भेजिए। चलो हम अगली बात करते हैं यहां से। उम्मीद है आप इन चीजों को याद कर रहे होंगे, लिस्ट बना रहे होंगे। आगे देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पर है? देखिए शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर। देखिए कावेरी नदी के बारे में मैं बता देता हूं। कावेरी नदी जो है 2 राज्यों में बहती है। कावेरी नदी बहती है 2 राज्यों में। कर्नाटक, एक तो राज्य है कर्नाटक और एक राज्य है तमिलनाडु। यहां पर एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूं। कर्नाटक एवं तमिलनाडु, यहाँ पे इन दोनों के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद है। तो ये भी प्रश्न आता है कि कावेरी जल विवाद कौन कौन से 2 राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच में है। ठीक है, ये कहां से निकलती है? ये कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में एक पर्वत है ब्रह्मगिरी। तो ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसके किनारे पर एक शहर है तिरुचिरापल्ली। याद रखना है कौन सा शहर है? तिरुचिरापल्ली इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है, कावेरी नदी के किनारे पर। और ये कहां पर खत्म होती है? ये नदी कहां पर गिरती है? ये नदी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है। तो ये नदी खत्म कहां पर होती है? बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है। और गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है। कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बात खत्म हो गई कावेरी नदी के बारे में। जो कुछ हमें लिखना था वो सारी चीजें हम लिख चुके हैं। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या है। पहली बात तो आपको ये समझना है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस बात से है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध रहा है, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध रहा है वो किस चीज के उत्पादन से रहा है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध रहा है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड किया गया 1970 में शुरू। यदि आप दुग्ध उत्पादन से संबंधित समझना चाहेंगे तो श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति
एक शब्द आता है श्वेत क्रांति, एक क्रांति आती है रेवोल्यूशन। ये श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध भी दूध उत्पादन से है। जिस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से, उसी प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध भी दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति भारत में 3 बार शुरू की गई, अर्थात इसके 3 चरण हुए। 1970 में पहला चरण शुरू हुआ, 1984 में दूसरा चरण शुरू हुआ तथा श्वेत क्रांति का तीसरा जो चरण हुआ वो 1995 में शुरू किया गया था। 1995 में तो देखिए पहला चरण, दूसरा चरण श्वेत क्रांति का और तीसरा चरण श्वेत क्रांति का शुरू किया गया था इसमें। और श्वेत दूध क्रांति को शुरू करने के लिए ही ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। देखिए ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ और श्वेत क्रांति का पहला वाला चरण था वो 1970 में शुरू किया गया था। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक का नाम है वर्गीज कुरियन। मैं ये नाम यहां पर लिख देता हूं, नाम है वर्गीज कुरियन। ये एक व्यक्ति थे जिनको श्वेत क्रांति अर्थात दूध उत्पादन लाने के लिए, भारत में दूध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई। श्वेत क्रांति के बाद भारत संसार में अमेरिका को पीछे छोड़कर दूध उत्पादन में प्रथम देश बन गया था। चलो बात कर लेते हैं। तो बात हो गई ऑपरेशन फ्लड की और बात हो गई श्वेत क्रांति की भी। यहाँ पर सारी चीजें कर ली हमने श्वेत क्रांति के बारे में। तो मित्रों इन सारी चीजों की आप लोग वीडियो नोट्स बनाते रहना, छोटी छोटी सब चीजों को नोट करते रहना। अब तक हमारे पॉइंट हो जाएंगे आज की क्लास में कम से कम 1200 याद रखना है आपको। डेंगू किससे फैलता है? देखिए डेंगू होता है वायरस से फैलता है। और डेंगू कौन से वायरस से फैलता है? डेंगू अरबो वायरस से फैलता है। देखिए अरबो वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। इसका दूसरा नाम क्या है? डेंगू का दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। ये एक ऐसा बुखार होता है डेंगू में जो आता है जिससे शरीर में बहुत ज्यादा दुखन होती है। ठीक है, आगे देखिए और मैं बता देता हूं वायरस से होने वाली कुछ और बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती हैं, वायरस से होती है। देखिए ट्रकोमा एक है, ट्रैकोमा वायरस से होता है। खसरा वायरस से होता है, चेचक और रेबीज, चेचक भी वायरस से होता है, और रेबीज भी वायरस से होता है। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इनको वायरस से होने वाली बीमारियां लिख लेना। डेंगू भी वायरस से होता है, इसका नाम है अरबो वायरस। डेंगू को कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। चलो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप इन सभी चीजों को नोट कर रहे होंगे तथा याद भी कर रहे होंगे। देखिए दूध पीला किसकी वजह से होता है? यहाँ पे क्वेश्चन है। दूध का रंग कभी कभी पीला पाया जाता है, दूध होता है कैसीन की वजह से पीला, याद रखना है। देखिए दूध किसकी वजह से पीला होता है? दूध कैसीन की वजह से पीला होता है। गाजर का विशेष रंग किसकी वजह से होता है? गाजर का विशेष रंग होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। बात खत्म हो गई। तो कई सारी चीजें हमने लिख ली इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन है स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है? देखिए स्टाम्प शुल्क लगाती है केंद्र सरकार। इसको केंद्र सरकार को संघ कहते हैं। केंद्र सरकार लगाती है स्टाम्प शुल्क। कौन लगाती है? केंद्र सरकार। ओके, स्टाम्प शुल्क कौन उगाता है? राज्य सरकार। याद रखना है, राज्य सरकार स्टाम्प शुल्क उगाती है तथा केंद्र सरकार स्टाम्प शुल्क को लगाती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल। और कहां पर हुए? ये हुए थे हैमिल्टन नामक स्थान पर। सन 1930 में सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। ये राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन नामक स्थान पर हुए। बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल क्या है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो पहले ब्रिटेन के ऐसा समझिए ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, या ऐसे सभी देशों का समूह है ये जिनको ब्रिटेन ने कभी ना कभी अपना गुलाम बनाया था, जहां पर जाकर उन्होंने अधिकार कर लिया था राष्ट्रमंडल। ठीक है, बात खत्म हो गई। इसके बाद देखिए एक मंदिर ऊपर लिखा है कोणार्क का मंदिर।
तो ये कोणार्क का जो मंदिर है, कोणार्क का जो मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क के मंदिर के बारे में, उड़ीसा में है कोणार्क का मंदिर, और कोणार्क का मंदिर जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। बात इतनी खत्म है, यही जानना है आपको। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है। देख लें आप, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। ठीक है, पक्का हो गया, नागपुर में। आगे लिख लीजिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? ये कलकत्ता में है, कोलकाता में है, कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? ये है कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भी कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? बोलो, ये संस्थान कहां पर है? ये भी कोलकाता में। तो मैंने तीन संस्थान आपको लिखवा दिए। इन तीनों संस्थानों की आप लिस्ट बना लेना, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की जगह खाली हो गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब यहाँ से लेंगे हम 15वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे सवालों को करते हैं। हमने पिछली क्लास में की थी चंबल नदी, आज की क्लास में हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और कौन से राज्य में इसका उद्गम स्थल, कौन से राज्य में है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में है। आप समझ लीजिएगा नर्मदा नदी। ठीक है, अगली बात है कि कहाँ गिरती है, तो आपको लिख लेना है ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। कहां पर गिरती है ये नदी? ये गिरती है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगली बात है नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसी के साथ साथ ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, ये भी बात याद रखनी है। इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर लंबाई है। भारत में सबसे लंबी नदियों में इसका स्थान 5वां है, तो आपको ये भी याद रखना है 5वीं सबसे लंबी नदी है ये। 5वीं सबसे लंबी नदी है भारत की, ये 5वीं सबसे लंबी नदी है भारत की, परंतु ये भारत में से ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। भारत मतलब अरब सागर में समाप्त हो जाती है। इसी तरीके की कावेरी है, इसी तरीके की गोदावरी है। अगर आप इस स्थान पर लेंगे कि भारत से ही निकलने वाली, भारत में ही खत्म होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है गोदावरी। और भारत से ही निकलने वाली और भारत में ही खत्म होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है ये वाली नदी जो है नर्मदा नदी। ठीक है, इस पर एक जलप्रपात है, इस पर एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम आपको जानना है, उसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। इसी को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, इसी को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। और ये 2 राज्यों में बहती है, ये 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से में? एमपी में बहती है और गुजरात में बहती है। कौन कौन से 2 राज्यों में बहती है? एमपी में और गुजरात में बहती है। बात खत्म हो गई नर्मदा नदी के बारे में। तो ये निकलती है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत में भी अमरकंटक जगह है, अमरकंटक। विंध्याचल पर्वत में भी एक जगह है अमरकंटक, वहां से ये निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है। देखिए कितनी सारी चीजें हमने नर्मदा नदी के बारे में कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें कर ली। इसीलिए मैं कह रहा था हमारी जो वीडियो है इसमें कम से कम, इसमें केवल 25 क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देख लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा चंपारण सत्याग्रह, गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करके रखें। अगला देख लीजिए, अजंता की गुफाओं का संबंध कौन से धर्म से है? अजंता की गुफाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। आगे देखिए, पायरोमीटर क्या करता है? पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के तापमान को नापता है। देखो
दूरी पर स्थित वस्तु, जो बहुत दूर वस्तु होती है उसके ताप को नापने का काम करता है पायरोमीटर। जैसे कि आपको सूरज का ताप नापना है तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। पेरिस्कोप का प्रयोग क्या है? पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो पानी के भीतर के दृश्य को भी दिखाता है और पानी के ऊपर के दृश्य को भी दिखाता है, उसको कहते हैं पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप रक्षा करता है पनडुब्बियों की। इसके बाद देखिए, हृदय कभी आराम नहीं करता है। एक तो ये क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह ऐसा भी कहा जाता है हृदय आराम करता है परंतु दो धड़कनों के बीच आराम करता है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, हृदय के बारे में समझते हैं। हृदय के बारे में, हृदय जो है कौन सी झिल्ली के अंदर बंद होता है? उस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियल। देख लीजिए, उस झिल्ली का नाम क्या नाम होता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली होता है जिसमें ये बंद होता है, उसका नाम है। तथा इसका वजन 300 ग्राम होता है। इसका वजन कितना है? 300 ग्राम होता है। और ये काम क्या है इसका? इसका काम है रक्त को पंप करना। और ठीक है, एक इसमें होती है, एक शरीर में पाई जाती है धमनी। धमनियों का क्या काम है? धमनियों को नस कहते हैं। ये हृदय से शरीर की तरफ शेष शरीर में रक्त ले जाती हैं। हृदय से शरीर में रक्त ले जाती हैं। एक होती है शिरा। ये होती है शिरा। शिरा जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त को बहाकर लेकर आती है। शरीर से हृदय की ओर शिरा। और धमनियों का काम क्या है? हृदय से शरीर की ओर, ये शरीर से हृदय की ओर, ये हृदय के अंदर रक्त को ले जाती है, ये हृदय से बाहर रक्त को ले जाती हैं। तो इनमें जो है शिराओं में कैसा रक्त बहता है? इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तथा धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। ऐसी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ पेपर में आती रहती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, पढ़ना है और याद भी करना है। सारी की सारी चीज़ों को रिवीजन भी मारते रहना हमारे साथ साथ। आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, हम कर रहे हैं बहुत खराब काम। आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, परंतु आप लाइक नहीं करते हैं। ऐसा मत किया करो भाई, लाइक कर दिया करो। अगला देखिए, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वर्जिलियस ने, याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन क्या होता है, देख लेते हैं। प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन का मतलब, पहली बात सुनिए, प्रोटीन जो है कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन जो है कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ होता है। पहली बात तो प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होता है। दूसरी बात, ये किससे बनते हैं? प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से बनता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और करना है, मानव शरीर में, मतलब मनुष्य के शरीर में 15% प्रोटीन है। मनुष्य का जो शरीर है उसका 15% भाग प्रोटीन से ही बना हुआ है, ये समझना है। इनमें आवश्यक रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में आवश्यक रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं तथा इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। शरीर का 15% भाग। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। दो काम करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर की मरम्मत करते हैं। ये दो काम हैं इनके, मरम्मत भी करते हैं और शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। ठीक है, मनुष्य को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को 20 प्रकार के प्रोटीन चाहिए। मनुष्य को 20 प्रकार के प्रोटीन चाहिए। इन 20 में से 10 मनुष्य के शरीर में ही बनते हैं, उनका संश्लेषण हो जाता है, तथा 10 को मनुष्य बाहर से प्राप्त करता है। याद रखना है, 10 तो शरीर में ही होते हैं, शरीर में, और 10 को मनुष्य बाहर से प्राप्त करता है। तो मनुष्य को 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा मरम्मत, शरीर की मरम्मत करने वाले पदार्थ कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में देखे गए हैं। एसएससी जीडी के पेपरों में आप देख सकते हैं, शरीर की मरम्मत करने वाले पदार्थ कौन से? प्रोटीन।
और नाइट्रोजन आवश्यक रूप से पाया जाता है। शरीर में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? शरीर में 15% प्रोटीन होता है। ये 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें नाइट्रोजन आवश्यक रूप से होता है। उम्मीद है आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख लीजिए और क्या है, और क्या है, और क्या है। प्रत्यावर्ती धारा, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्यावर्ती धारा में क्या बदलता है? प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, याद रखना है, दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी होती है जिसमें दिशा बदलती रहती है, दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा पर काम करने वाले, प्रत्यावर्ती धारा पर काम कौन कौन करता है? देखिए प्रत्यावर्ती धारा पर कौन कौन काम करते हैं? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। विद्युत मोटर भी प्रत्यावर्ती धारा पर काम करती है। घर में जो लगे हुए पंखा होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो घर के सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा पर ही काम करते हैं, उसके बिना ये चल नहीं सकते, घर के सभी उपकरण। ठीक है, एक और बात समझिए, जो मोटर है ये विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। मोटर किसके सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत प्रेरण का भी एक सिद्धांत होता है जिसके सिद्धांत पर विद्युत मोटर काम करती है। तथा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा बनाती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करती है मोटर। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करती है मोटर। चलो बात करते हैं, आगे कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जिसमें धारा की दिशा निरंतर बदलती रहती है, धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। देखिए भारत, अगला प्रश्न कौन सा है? भारत में सबसे पहले सोने की मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले सोने की मुद्राएं हिंद यूनानियों ने चलाई थी। ये भारत में आने वाली एक विदेशी शाखा थी। इन्होंने भारत में सबसे पहले इन्होंने सोने की मुद्राएं चलाई, हिंद यूनानियों ने। ठीक है, और देखिए शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाई? ध्यान रखना है, इन्होंने तो सबसे पहले सोने की मुद्राएं चलाई, सोने के सिक्के चलाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के तो ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। कुषाणों वंश का शासक था कनिष्क। एक और बात इसमें, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? ये चलाए गुप्त काल में, गुप्त शासकों ने चलाए थे, गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्तों ने चलाए थे ये। ओके, भारत में एक और लिख लीजिए आप, भारत के प्राचीन सिक्कों को क्या कहते हैं? भारत के प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है आहत। देख लीजिए गौर से, आहत सिक्के कहा जाता है भारत के प्राचीन सिक्कों को। आहत सिक्के कहा जाता है। भारत के प्राचीन सिक्कों को क्या कहते हैं? क्या नाम दिया गया है? आहत सिक्के कहा गया है। आगे देखिए, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। कल भी हमने किया था, एक वीडियो में और किया था कि चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। यदि आपने पुरानी वीडियोस देखी है, पिछली वीडियो देखी है, तो आप एक काम और करिएगा, मुझे बताइए जरा चंबल पर कितने बांध बने हैं। हम बात करते हैं बेतवा नदी की, यमुना की सहायक नदी है। ये कहां से निकलती है? बेतवा नदी, बेतवा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत। बेतवा कहां से निकलती है? बेतवा निकलती है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये नदी। विंध्याचल पर्वत से कहां से निकलती है? एमपी से। हमने अभी एक नदी की है इसी में, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी विंध्याचल पर्वत से ही निकलती है। नर्मदा नदी भी कहां से निकलती है? ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है नर्मदा नदी। परंतु नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती चली जाती है और जो बेतवा नदी है ये उत्तर की तरफ बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी, ठीक है, कहाँ है बेतवा नदी? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए थोड़ा और करते हैं, थोड़ा सा और बचा है, आगे बचा है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य।
तो समझ लीजिए प्राक्कलन समिति को और क्या कहते हैं, क्या समझ सकते हैं प्राक्कलन समिति। ठीक है, देखिए तो अब हम बात कर रहे हैं प्राक्कलन समिति के बारे में हम क्या समझ सकते हैं। एक तो ये बात हम समझ सकते हैं कि जो प्राक्कलन समिति है ये एक स्थायी समिति है। ठीक है, समितियां संविधान में आप पढ़ेंगे स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की समितियां होती हैं। ठीक है, एक और इसके बारे में जाना जाता है, यह लोकसभा की समिति है। यह किसकी समिति है? ये समिति लोकसभा की समिति है। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या 30 होती है, 30। सबके सब सदस्य लोकसभा से ही आते हैं। तो अभी है ये सभी सदस्य कहां से आते हैं? सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं। इसमें सभी सदस्य कहां से आते हैं भैया? सभी सदस्य आते हैं लोकसभा से। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं। ठीक है, और एक और चीज है, यह प्रशासनिक एवं संगठनात्मक सुधार समिति है। यह है प्रशासनिक एवं संगठन सुधार समिति के नाम से जानी जाती है। सुधार समिति के नाम से, संगठन एवं सुधार समिति के नाम से जानी जाने वाली नदी है ये। प्रशासनिक एवं संगठन सुधार समिति के नाम से जानी जाती है प्राक्कलन समिति। देख लीजिएगा, इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी के सभी सदस्य, इसमें जितने भी सारे के सारे सदस्य हैं, ये सभी सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। आगे देखिए, आगे सिंह भूमि देखिए। सिंह भूमि कहां पर है, किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए सिंह भूमि है झारखंड में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि से निकाला जाता है लोहा। सिंह भूमि में लोहे की खान है। यहां पर टाटा आयरन एंड कंपनी 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सन 1907 में लगाई गई थी। कहां पर लगाई गई थी? सिंह भूमि में। और इसी को टाटा नगर भी कहते हैं। सिंह यहीं पर है, टाटा नगर भी कहते हैं, टाटा नगर भी कहते हैं इसे। और एक पॉइंट और लिखना है आपको, बोकारो स्टील कंपनी भी लगाई गई, ये रूस के सहयोग से लगाई गई। बोकारो स्टील कंपनी किसके मदद से लगाई गई थी? रूस की मदद से लगाई गई थी। ये भी समझना है। आगे देख लीजिए, भारत में कितने देशों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? भारत में 16 देशों के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अब आप समझ लेना, दोहरी नागरिकता प्राप्त होने से मतलब है आने जाने में छूट होती है इसमें, और कोई नई बात नहीं होती। आगे देखिए, आगे है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, शरीर की सबसे छोटी संगठनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम है, कोशिका, और कोशिका के अंदर होता है राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कोशिका के अंदर राइबोसोम में होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है? प्रोटीन की फैक्ट्री। एक तो ये बात आप समझ लीजिए, राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है? यह प्रोटीन की फैक्ट्री है। और इसकी जो खोज है रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने की थी। रॉबिन्सन और कौन? और ब्राउन, दो लोगों ने इसकी खोज की थी। रॉबिन्सन और ब्राउन ने किसकी? राइबोसोम की खोज की थी। प्रोटीन में होता है। अंतिम क्वेश्चन है, ऊष्मा कितनी विधियों से चलती है? ऊष्मा बेटा 3 विधियों से चलती है। ऊष्मा के चलने की 3 विधियां होती हैं। 3 विधियों में देख लीजिए, पहली तो है चालन। दूसरी जो विधि है उसका नाम है संवहन, और तीसरी जो विधि है उसको कहते हैं विकिरण। और इस प्रकार से आपकी जो ऊष्मा केवल 3 विधियों से चल सकती है, चालन, संवहन और तथा विकिरण। इस प्रकार से आपकी आज की जो वीडियो है वो समाप्त हो गई है।
मित्रों आपको उम्मीद है ये सारे काम समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको फैला दीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगी। इसके नोट्स बनाते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।